हेलो एवरीवन। 2026 के यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है एंड आई होप आपका अच्छा गया होगा। पेपर के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि सॉल्यूशन को जो हम लोग पॉलिटी एंड इकोनॉमी के सॉल्यूशंस को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही जल्दी करेंगे, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके उसको कवर करें। दो तीन छोटी बातें या फिर बड़ी बातें जो भी आप कह लेंगे उसको, बिकॉज कि जो पेपर था वो एक्सट्रीमली लेंदी था, आपके लिए था तो किसी और के लिए भी था। ऐसा लग रहा था जैसे जो जीएस प्रीलिम्स का पेपर है उसमें एथिक्स के क्वेश्चंस को डाल दिया गया हो। ओके, इस तरीके का पेपर था। सो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं टफनेस के लेवल पे ऊपर थी। ओके, एंड एक्सट्रीमली लेंदी था ही। ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड हम लोग जल्दी से पॉलिटी एंड इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ जो हमारा आपको पॉलिटी का पेपर है, हम लोग उससे डिस्कस करना चालू करेंगे। ओके, लेट्स डिस्कस। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इकोनॉमी से चालू करते हैं। ओके, 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 यस इट इज गुड नाउ। ओके, चलिए तो इकोनॉमी से हम लोग चालू करते हैं। ओके, तो पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, आपको वापस से बैंकिंग फाइनेंस एंड ऑल पे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग देखेंगे तो एक ओएनडीसी ई कॉमर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को लेकर के, जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है जो एक्चुअल में ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम है, उसको कौन प्लेटफॉर्म एक्चुअल में उसको इन्फोर्स करवाएगा, उस पे क्वेश्चन है। यूपीआई का क्वेश्चन फिर से है, यूपीआई वर्सेस ईओपी को लेकर के है। ओके, ये वर्सेस में आपको क्वेश्चन। एंड आप सोचो कि यूपीआई भी पहले अच्छा खासा पूछा जा चुका है और सीबीडीसी और ईओपी के भी बारे में पहले भी पूछा जा चुका है। ओके, उसके बाद आपको और भी कुछ कुछ देखने को मिलेगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर मिलेगा। ओके, एफआई इंडेक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के ऊपर मिलेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ओके, सो दीज आर दी सम ऑफ द टॉपिक्स जहाँ पे आपको क्वेश्चन इस पर देखने को मिला है। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल का क्वेश्चन था। ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल, ओके, वेयर द सेलर इज कंट्रोल ओवर प्राइसिंग। ठीक है, जो सेल कर रहा है उसको, उसके पास प्राइसिंग का कंट्रोल है। ठीक है, बट डज नॉट कीप प्रोडक्ट इन स्टॉक। उनका अपना कोई इन्वेंट्री नहीं, कोई ऐसा वेयर हाउस नहीं है जहाँ पे सामान रखते हैं वो सेलर। एंड इंस्टेड ट्रांसफर कस्टमर्स ऑर्डर and shipment details to a third party supplier who then ships the goods directly to the customer. It is called what? It is called the drop shipping model. अगर आपने थोड़ा सा भी यूट्यूब पे कभी भी ई कॉमर्स वाले बिजनेस को लेकर के कुछ भी, अगर आप यूट्यूब पे कभी भी किसी भी ई कॉमर्स वाले बिजनेसेस को अगर आप एक बार भी आपने सर्च किया होगा ना, तो वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल एंड ऑल को लेकर के बहुत आता रहता है। हमेशा इतना ऐड आता है कि वो परेशान कर देते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है क्या? नथिंग। ओके, हम लोग देखते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल जनरली क्या होता है। जनरली ये होता है कि एक ये सेलर है और ये एक बायर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है ट्रांजैक्शन होता है। जो सेल कर रहा है वो अपनी इन्वेंट्री बना करके रखता है, एक वेयर हाउस रखता है जहां पे सारे सामान को स्टॉक करके रखता है। ठीक है, द मोमेंट बायर से डिमांड आता है, सेलर अपने स्टॉक में से सामान निकालता है और बायर को प्रोवाइड करता है। वेदर इट इज मोटर बेस्ड कोई जगह है या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजन एंड ऑल जो है, कुछ कंपनीज हैं। ठीक है, इनका भी अपना होता है। ओके, इनके भी अपने वेयर हाउसेस होते हैं, वहाँ पे सामान स्टॉक होता है एंड वहाँ से निकाल करके दिया जाता है, जो भी अमेजन पे रजिस्टर्ड एंड ऑल। बट ड्रॉप शिपिंग का मॉडल ऐसा नहीं है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल में क्या होता है? ओके, दिस मॉडल इज डिफरेंट। यहाँ पे मैं एक पर्सन हूँ जो कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर रहा है। ठीक है, सो मेरे पास मेरी एक वेबसाइट है। मेरी एक वेबसाइट है। ओके, मेरी एक वेबसाइट है और मैं क्या चाहता हूँ? ओके, कि मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट को मैं सेल करूँ। ओके, तो जो कस्टमर होगा वो मेरे पास आएगा, कस्टमर मेरी वेबसाइट पे आएगा, कोई भी कंज्यूमर है वो मेरी वेबसाइट पे आएगा। यहाँ पर आकर के वो किसी प्रोडक्ट का, लेट्स सपोज इस पेन का, वो इस पेन का प्राइस देखता है। ओके, पेन का कुछ प्राइस होता है, वो इसके पास देखता है और वो फिर ऑर्डर करता है। मेरे पास द मोमेंट ऑर्डर जनरेट हुआ, मैं इस ऑर्डर को, जो ये पेन का सेलर है, एक्चुअल कोई सेलर है, मैं उसको ये ऑर्डर ट्रांसफर कर देता हूँ। ओके, मैं उसको ऑर्डर ट्रांसफर करता हूँ एंड डायरेक्टली उसके पास से, थर्ड पार्टी जो सप्लायर है उसके पास से डायरेक्टली कस्टमर के पास चला जाएगा। सो व्हाट एम आई डूइंग हियर? मैं क्या करूँ, मैं बीच में एक वेबसाइट मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, मैं डायरेक्टली ऑर्डर्स ले रहा हूँ। ऑर्डर की प्राइसेस क्या होगा वो मेरे वेबसाइट पर डिसाइड होगा। ओके, बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई एंड जो भी है। ठीक है, तो ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है कि ये जो बिजनेस है ये कहाँ पे हो रहा है, इसमें जो प्राइसेस है वो मेरी वेबसाइट पर डिसाइड हो रहा है। ओके, बट देन एक बार ऑर्डर आ गया,
तो वो सप्लाई कैसे होगा, थर्ड पार्टी जो सप्लायर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के एड्रेस पे भेज देगा। ओके, तो इस तरीके से काम करता है। सो दिस इज लाइक द एक आई एम लाइक वर्किंग एज अ वॉट, ठीक है, कि मैं जो है आपको ड्रॉप शिपिंग में आई एम अ डायरेक्ट रिटेलर। ओके, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। इसके अलावा ये इसका आपको बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। सो आई हैव द फुल प्राइसिंग कंट्रोल हियर। ओके, इन्वेंट्री फ्री रिटेल फुलफिलमेंट है मेरा। मैंने अपना कोई भी वेयर हाउस नहीं रखा है जहाँ पे मैंने सामान रखा हुआ है। सप्लायर कोई और है, बायर कोई और है। ओके, मेरी वेबसाइट के थ्रू परचेज हो रहा है, ठीक है। सो मेरी वेबसाइट पे परचेज हो रहा है, तो मैंने प्राइस भी मैंने ही डिसाइड करना है, मुझे ही डिसाइड करना है ये। ओके, इसके अलावा 3 और ऑप्शन दिया गया। एफिलिएट मॉडल क्या होता है? एफिलिएट मॉडल की लेट्स सपोज कि मेरी कोई वेबसाइट है, ओके, एंड मेरी वेबसाइट पे कोई आता है, वहां पे वो उस लिंक को क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। तो मेरा काम क्या है इस वाले मॉडल में? मेरी वेबसाइट पर से बस वो लिंक के थ्रू वो एक्चुअल वेबसाइट पे चला जाएगा जो कि सप्लायर का वेबसाइट होगा, एंड देन सारा काम सप्लायर, ऑर्डर, हर चीज फिर सप्लायर देख लेगा। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम एक तरीके से मैंने ना बीच में ऐड दे रखा है उस एक्सटर्नल वेबसाइट का, ठीक है। तो मेरे पास एक वेबसाइट है sunvoicent.com करके एक वेबसाइट है लेट्स सपोज, और मैं चाहता हूँ कि ये जो पेन जो एक्चुअल सेलर है वो चाहता है इस पेन को सेल करना, तो उसने मेरी वाली वेबसाइट पे उसका ऐड दे रखा है लेट्स सपोज। तो मेरी वेबसाइट पे sunvoicent.com पे बस इसका लिंक है, ठीक है। द मोमेंट मेरी वेबसाइट पे कोई आता है, इसके लिंक पे क्लिक करेगा, वो डायरेक्टली इस कंपनी का जो वेबसाइट है वहां पहुंच जाएगा, एंड देन बाद बाकी सारा प्रोसेस फिर उस कंपनी के थ्रू होगा। तो मेरे पास कोई भी उसके इस केस में, ये जो एफिलिएट मॉडल होता है इस केस में मेरे पास कोई भी ये नहीं है। ओके, आपके पास जो कोई भी प्राइसिंग को लेकर के कोई भी इश्यूज नहीं है, प्राइसिंग का कोई भी कंट्रोल नहीं। एक बीच में होता है ट्रांजैक्शन फी वाला, एक बायर होगा, सेलर होगा, बीच में कोई एक होगा जो ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करवा रहा होगा और वो अपने बीच में फी काट रहा होगा, एंड देन एक एजेंसी मॉडल होता है जहाँ क्लाइंट एंड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ओके, चलिए हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे जब भी हम लोग इसको अच्छे से करेंगे, तब ये कर लेंगे। अभी हमारा काम है कि बस आंसर्स देखना। ओके, सो ड्रॉप शिपिंग मॉडल में सेट्स रिटेल प्राइस, यस आई सेट द रिटेल प्राइस। क्या मैं इन्वेंट्री हैंडल करता हूँ? नो आई डोंट डू दिस। तो मेरा रेवेन्यू कैसे है? मार्जिन में है। ओके, कि मैंने होलसेलर्स को बस ऑर्डर दे रखा है कि आपको ये प्रोडक्ट कहीं और पहुंचाना है। मेरी वेबसाइट पे होलसेलर मेरे से पैसा मांगेगा, एंड मैं मेरी वेबसाइट पे होलसेल से थोड़ा प्रॉफिट अपना मार्जिन रख करके चीज़ों को बेच रहा हूँ। ओके, सो दैट इज थिंग कोर फंक्शन, फुलफिलमेंट का कोर फंक्शन। ओके, एफिलिएट मॉडल में क्या है? क्या रिटेल प्राइस मैं सेट करूंगा? नहीं। ओके, जिनकी वेबसाइट पे लिंक जाकर के आप जाओगे इसके पेन के, वो सेट करेंगे इस चीज़ को। ओके, नो कमीशन है, रीडायरेक्शन एंड ऑल, इस तरीके से है चीज़। ओके, ठीक है, चलिए यही चीज़ है। ओके, सेकंड देखते हैं। आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हमेशा न्यूज़ में रहता है, हमेशा फाइनेंशियल, एंड वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जो आपको बोला जाए वो है। अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी रिलेटिवली, आज का पेपर थोड़ा टफ था। ओके, उसमें रिलेटिवली इकोनॉमी जो है थोड़ा सा सिंपल पूछा गया आपको, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं आरबीआई की फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की बात करते हैं, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। ओके, टू कैप्चर द प्रिसाइज एक्सटेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हुआ है कंट्री में, ये पता चलता है विदाउट बेस ईयर कंस्ट्रेंट्स, विदाउट द बेस ईयर कंस्ट्रेंट। 97 डिस्टिंक्ट इंडिकेटर, और उसके बाद किस किस कैटेगरी में हम लोग देखते हैं? यूसेज को 45% वेट दिया जाता है, एक्सेस 35% एंड क्वालिटी को 20%, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो भी चीज़ें की गई है, ठीक है, तो वो किस किस कैटेगरी में देखा जाता है? यूसेज में देखा जाता है। एक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फाइनेंशियल सर्विसेज कितना है? यूसेज को सबसे बड़ा वेटेज है, देन एक्सेस का वेटेज है, अवेलेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल ईज ऑफ एंटरिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, एंड देन क्वालिटी का, ठीक है। चलिए, ये लाइक मुझे आइडिया है कि यहाँ मैक्सिमम लोगों ने इसको सही किया होगा। चलिए, ओएनडीसी की बात करते हैं। ओएनडीसी क्या है? फिलहाल आपके पास बहुत सारे ऐप्स हैं, ई कॉमर्स हो गया या किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए, ठीक है, या फिर आप समझ लो कि आप फूड ही मंगवाते हो, ठीक है। तो फूड मंगवाते हो तो कभी आप जोमेटो से मंगाते हो, कभी आप स्विगी से मंगाते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। अब ये जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, सारा का सारा मॉडल इनका है, इन्होंने इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है कि अगर एक ऐसे प्लेटफॉर्म, एक ऐसे ऐप पे हम चले जाएं, वहां पर से उसी ऐप में जोमेटो को भी क्लिक कर सकते हैं, उसी ऐप में स्विगी पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो सारे ऐप जो है एक जगह पे। अभी ऐसा फंक्शन नहीं होता है। देयरफॉर वी हैव अ ओएनडीसी, वन नेशन डिजिटल कॉमर्स। एक ऐसा ऐप होगा बीच का, उस ऐप पे बाद बाकी जो सेलर्स एंड बायर्स हैं वो लोग अपने आप को रजिस्टर करेंगे, एंड देन वहां पर ट्रांजेक्शन होगा। ओके, सो वन नेशन ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स की बात करें हम लोग। ओके, वन नेशन। ओके, सो इनका क्या काम है? तो ये क्यों थी गवर्नमेंट? बिकॉज कि लेट्स सपोज कि फ्लिपकार्ट है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है। सो अभी आप फ्लिपकार्ट के इस पे जाते हो तो सारा का सारा सप्लाई चेन, फ्रॉम ऑर्डर देने से लेकर के आपके पहुंचने तक सारा का सारा चीज कौन जो है वो कर रहा है आपको, वो आपको
जो पूरा का पूरा फ्लिपकार्ट ही इस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। बट अगर हम लोग एक ONDC के ऐप पे चले जाएंगे, यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट भी दिखेगा, यहाँ पे आपको अमेजन भी दिखेगा, तो आप प्राइस डिस्कवरी करके भी आप चीज़ों को खरीद सकते हो। आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर क्लिक करोगे, देन आपको फ्लिपकार्ट पे रिक्रूट ये किया जाएगा, भेजा जाएगा, उनकी वाली वेबसाइट पे भेजा जाएगा। एंड देन एट द सेम टाइम जो यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग रजिस्टर होंगे, जैसे कि कोई सप्लाई चेन वाले लोग रजिस्टर होंगे, ठीक है, जो कि डिलीवर भी कर दे, ठीक है। तो ऑर्डर साइमल्टेनियसली ऑर्डर होगा, पिक होगा, ऑर्डर सारी चीज़ें एक जगह पे होगी, ओके। ये चीज़ है। किया क्यों गया था? बिकॉज दीज आर द बिग प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट एंड ऑल, अमेजन बिग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इनके पास जो भी सेलर्स रजिस्टर्ड है, इससे एक हेफ्टी अमाउंट इन लोग चार्ज करते हैं, ये लोग चार्ज करते हैं, एक हेफ्टी अमाउंट चार्ज करते हैं, ठीक है। ये जो बीच के लोग हैं फ्लिपकार्ट एंड ऑल है, वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, बट द एक्चुअल सेलर जो कि शॉप ओनर है, वो लोग जो है उनके पास जो प्रॉफिट है, मार्जिन है, वो कम है। तो ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का जो इतना बड़ा जो एकदम नेटवर्क है, एंड उस चीज़ को कहीं ना कहीं ब्रेक करने के लिए ये चीज़ को किया गया था, टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ द लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाय एनेबलिंग इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस नेटवर्क्स, ओके। चलिए ठीक है, ओके। सेम चीज़ जो मैं आपको समझा रहा था यहाँ पे, यूपीआई वर्सेस CBDC का क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, विच इज नॉट करेक्ट। यूपीआई इज अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बट डिजिटल रूपी CBDC इज अकिन टू सोवरन पेपर करेंसी। यस, बिल्कुल ठीक बात है। यूपीआई रियल टाइम पेमेंट सेटलमेंट होता है, बिल्कुल होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में तुरंत में चले जाता है पैसा। बट डिजिटल रूपी हम लोगों ने अपने स्पेशल क्लासेस में भी कर रखा है, जब हम लोग PYQ कर रहे थे, डिजिटल रूपी इज नथिंग बट आपके पास पेपर करेंसी होता है ना, जो हाथ में पेपर है, अभी समझो कि आप सेम चीज़ का एक आपके पास डिजिटल करेंसी है, ओके। तो इट इज नथिंग बट सोवरेन पेपर करेंसी, RBI इशू करती है, आपके पास होता है, तो इट इज करेक्ट। In case of UPI, settlement for end users happen instantly as the money gets immediately debited or credited. But in case of digital rupee, there is no settlement as the wallet balance gets transferred. Yes, बिल्कुल ठीक बात है। E-rupee काम कैसे करता है? दो वॉलेट्स होगा, ठीक है। मेरे पास एक वॉलेट है, किसी को मुझे भेजना, उसके पास एक वॉलेट होगा, ठीक है। तो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें सेटलमेंट की जरूरत ही नहीं है। सेटलमेंट की जरूरत तब होगी जब मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे और दूसरे के अकाउंट में पैसे क्रेडिट होंगे। माई अकाउंट इज गेटिंग डेबिटेड एंड द अदर पर्सन अकाउंट इज गेटिंग क्रेडिट। इस बीच में इस चीज को सेटल करने के लिए कि किसका डेबिट होगा किसका क्रेडिट होगा, उसके लिए बैंक की जरूरत पड़ती है, इंटरमीडियरी की जरूरत पड़ती है, ओके। इसी इंटरमीडियरी को हटाने के लिए हम लोग CBDC के पास आए, इस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, ओके। सो और वो जो सेटलमेंट होता है आपको पता है कि वो RBI का जो सिस्टम है उसके थ्रू किया जाता है, ओके। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बिल्कुल। UPI ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बाय बैंक्स एंड रिफ्लेक्टेड इन बैंक स्टेटमेंट। यस, बिल्कुल ठीक बात है, बिकॉज UPI में क्या होता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो आपके बैंक से कट रहा है, तो वो चीज़ आपके बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होता है। किसी के बैंक में क्रेडिट हो रहा है तो उसके भी रिफ्लेक्ट होगा। बट इन केस ऑफ डिजिटल रूपी नो डेटा इज कैप्चर्ड। यस, इट इज लाइक कि आप ना कैश दे रहे हो किसी को, वैसा समझ लो, ठीक है। पेपर करेंसी जैसे होता है, जब उसमें ट्रांजेक्शन होता है तो क्या कहीं रिकॉर्ड होता है? नहीं, ऐसा, ठीक है। सो फ्रॉम वन वॉलेट टू द अदर, ठीक है। In both the cases, UPI and digital rupee, the liability lies with the users and their respective banks. No, ठीक है। रिस्पेक्टिव बैंक की लाइबिलिटी कब होगी? UPI वाले केस में होगी। क्यों? क्योंकि UPI इज वर्किंग विद द बैकग्राउंड ऑफ बैंक अकाउंट, एंड आपका बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में होगा तो आपके बैंक से क्या क्रेडिट हो रहा है क्या डेबिट हो रहा है, ये बैंक की लाइबिलिटी है, ओके। ये आपके बैंक की लाइबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ को संभालने के लिए। बट डिजिटल रूपी इज नथिंग बट कि आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, आपने पैसे जो है कहीं पे ट्रांसफर किए, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर है, कोई भी बैंक का इंटरमीडिएशन नहीं है। हाउएवर दैट डज नॉट मीन कि वॉलेट जो है वो वॉलेट प्रोवाइडर्स बैंक नहीं हो सकते हैं। वॉलेट प्रोवाइडर्स बिल्कुल बैंक हो सकते हैं, ठीक है। बैंक्स को लाइसेंस दिया जा रहा है ताकि वो वॉलेट को प्रोवाइड करें, बट दैट डज नॉट मीन कि वो आपके अकाउंट से लिंक्ड है। द मोमेंट वो अकाउंट से लिंक नहीं है तो बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। सो दी डी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज आपको नॉट दी करेक्ट पूछा गया था। चलिए, सेम चीज जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, और देख लेते हैं हम लोग क्या बात है। ओके, ठीक है, चलिए हम लोग और देख लेते हैं क्या है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन आर करेक्ट। टोकनाइजेशन के बारे में बोला जा रहा है, क्या करेक्ट है, ठीक है। टोकनाइजेशन क्या होता है? नथिंग। आप समझो कि आपके पास कोई रियल एस्टेट है, किसी के पास कोई रियल एस्टेट है, कितने का है? 100 करोड़ का है, 100 करोड़ का है। तो क्या इसके ऊपर मैं और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? कुछ जो लाइक जिनके पास पैसे नहीं है ज़्यादा, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते नॉर्मली। तो क्या किया जाता है, ये जो रियल एस्टेट फिजिकल एसेट्स होता है ना, फिजिकल एसेट वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स भी कुछ हो सकता है,
टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट, लेट्स सपोज कि आप समझो कि म्यूजिक ही हो गया, ठीक है, एक इंटेंजिबल एसेट है किसी के लिए, जिसने म्यूजिक प्रोड्यूस किया उसके लिए इंटेंजिबल एसेट है। लेट्स सपोज उसको उसकी वैल्यू, म्यूजिक या किसी चीज़ की वैल्यू आपको मैं कह रहा हूँ, या फिर हम लोग रियल एस्टेट की बात करें टेंजिबल की भी, इसकी वैल्यू 100 करोड़ के आसपास है। सो क्या किया जाएगा, इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, टोकनाइज कर दिया जाएगा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। पीसेस का मतलब ये है कि 100 करोड़ की चीज़ को हो सकता है कि 1000 पीसेस में बांट दो ऑफ व्हाट, जो है आपको कितना हो जाएगा आपको, ठीक है, तो 1000 इंटू 100, 1 लाख 10 लाख और एक, ठीक है, तो 1000 इंटू 1000 के पीसेस में बांट दोगे, एक एक पीस जो है वो 1000 का होगा, इंटू 1000 पीसेस वैसे होंगे, ठीक है। फिर एक एक इंडिविजुअल जो इसको खरीद पाएगा, बिल्कुल ऐसे है। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करेगी। ओके, सो टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग रियल वर्ल्ड एसेट इनटू डिजिटल टोकन्स यूजिंग ब्लॉकचेन। यस, इसी पे काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इज ऑफ अ रियल वर्ल्ड एसेट ऑफर्स 24/7 एक्सेस। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि लेट्स सपोज कि कुछ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जो भी एसेट होता है, लेट्स सपोज बॉन्ड है, शेयर्स है, वो भी इन्वेस्टमेंट का एक जरिया है, एक तरीका है, ठीक है। बट वो क्या होता है, वो मार्केट पे डिपेंड करता है कि आपका मार्केट अगर 3 बजे क्लोज हो जाता है तो उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट ये ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, रियल टाइम में प्रोसेस हो सकता है, 24/7 हो सकता है, अक्रॉस दी ज्योग्राफी हो सकता है, ठीक है, अक्रॉस दी ज्योग्राफी हो सकता है। तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। क्यों? क्योंकि बड़े एसेट को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में उसके टोकन्स बना दिए, ठीक है, एंड देन उसको सेल किया गया। उसके कारण क्या होगा, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो भी खरीद पाएंगे। तो अगर 100 करोड़ के किसी एसेट को 100 करोड़ के एसेट को किसी इतने छोटे भाग में बांट दिया गया कि एक एक एसेट 1000 रुपीज का है लेट्स सपोज, तो स्मॉल इन्वेस्टर भी उसके ऊपर जो है इन्वेस्ट कर पाएगा। या फिर 10,000 का एक एसेट बना दिया गया, तो कहाँ 100 करोड़ और उसके छोटे एक एसेट 10,000 में जो है हम और आप भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। इसके कारण क्या होगा, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम होगा। ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट विल अलाउ द एक्सेस ऑफ हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स। बिल्कुल ठीक, तीनों करेक्ट है इसमें, ठीक है। दिस इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, इसको देखते हैं हम लोग। M1 एक्सचेंज रोल इन MSME फाइनेंसिंग क्या होता है। एक सिस्टम होता है, ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। क्या होता है, MSME है, एक MSME है, ठीक है। और आपको जो है, जो MSME और साथ में आपके पास क्या है, यहाँ पे लेट्स सपोज कि एक बायर है, एक बिग कॉर्पोरेट है, ठीक है। सो एक बिग कॉर्पोरेट है आपके पास। सो बिग कॉर्पोरेट क्या करता है, MSME से सामान खरीदता है, इट बाइज थिंग, ठीक है, बाइज थिंग। बट जो इसका पेमेंट होता है ये डीले में दिया जाता है, 3 महीने 4 महीने के बाद डीले होता है। बट MSMEs आर दोज एंटिटीज जिनके पास थोड़ा फंड का क्रंच होता है, तो डीले पेमेंट होने के कारण इनका जो फर्दर प्रोसेस है, प्रोडक्शन है, वो हैम्पर हो जाएगा। देयरफॉर बीच में एक चीज को लाया गया, एक सिस्टम को लाया गया जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो क्या करेंगे उसमें, MSMEs जो बिग कॉर्पोरेट्स को सामान बेचेगी, तो बिग कॉर्पोरेट एक इनवॉइस जनरेट करेगा, मतलब बिल जनरेट करेगा और MSME को दे देगा कि यस, बिग कॉर्पोरेट एक चीज लिख करके देगा इनवॉइस में कि मैंने 100 करोड़ के लेट्स सपोज सामान इस MSME से खरीदे। MSME का नाम XYZ है और XYZ से ये बिग कॉर्पोरेट लेट्स सपोज रिलायंस है, तो रिलायंस लिख के देगी कि एक इनवॉइस जिसमें लिखेगी कि MSME XYZ का मेरे पास 100 करोड़ का पेमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब MSME क्या करेगी, इस इनवॉइस को ले जाएगी और एक एक्सचेंज के पास लेकर के जाएगी। उसी एक्सचेंज की बात की जा रही है, उस एक्सचेंज के पास लेकर के जाएगी एंड इस एक्सचेंज पे इस इनवॉइस को अपलोड करेगी। इस एक्सचेंज पे जैसे ही अपलोड करेगी तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होंगे, बैंक्स होंगे जो इस इनवॉइस को खरीदने के लिए रेडी होंगे, ठीक है, खरीद लेंगे वो। तो लेट्स सपोज कि इनवॉइस 100 करोड़ का है, लेट्स सपोज 100 करोड़ का है, ठीक है, टू मच बट लेट्स सपोज, ठीक है, चलो तो 10 करोड़ ही मान लेते हैं कि 10 करोड़ का एसेट है, 10 करोड़ का इनवॉइस है। तो जो बैंक होगी वो बोलेगी कि मैं आपको 10 करोड़ नहीं, लेट्स सपोज कि इसमें से आपको मैं 9.8 करोड़ इंस्टेंटली पेमेंट में आपको कर दूंगा, ठीक है। 9.8 करोड़ पे अगर आप बेचना चाहोगे तो आप बेच दो। तो लेट्स सपोज SBI ने ये बोला, साथ में HDFC भी आएगी, वो बोलेगी मैं आपको 9.9 करोड़ दे दूंगा, ठीक है। तो MSME को जो बेस्ट पेमेंट जहां पर से भी मिलेगा, ओके, बेस्ट पेमेंट जहां पर से भी मिलेगा, ऑप्शन के थ्रू ये चीज डिसाइड होगा इस स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, इस एक्सचेंज पे डिसाइड होगा। MSME क्या करेगी, वो जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको वो अपना इनवॉइस बेच देगी। MSME को क्या फायदा है, उसको थोड़े कम पैसे मिले, देयरफॉर इट इज अ डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो 10 करोड़ का हो सकता है कि MSME को 9.8 करोड़ ही मिले, ठीक है। बट द थिंग इज कि इनको इंस्टेंट पेमेंट मिल चुका है। अब
इनवॉइस है 10 करोड़ का, तो लेट्स सपोज एसबीआई ने वो इनवॉइस खरीदा था, तो एसबीआई ये इनवॉइस लेकर के जब मैच्योरिटी डेट आएगा तो वो कॉर्पोरेट के पास जाएगी, रिलायंस के पास जाएगी और उसको बोलेगी कि ये है इनवॉइस, अब आप मुझे पेमेंट दो। तो कितने का पेमेंट होगा? 10 करोड़ का पेमेंट होगा। तो जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी है उसका बीच का प्रॉफिट हो जाएगा 10 करोड़ माइनस 9.8 करोड़ का, जो 0.2 करोड़ का प्रॉफिट है वो बैंक एसबीआई रख लेगी। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, चलिए ठीक है। सो दिस इज द थिंग, इस तरीके से है, काम करती है ये चीज़। ओके, लेट्स सी। MSME financing M1 exchange provides collateral based loan to MSME. No, it does not provide loan. वो exchange facilitator की तरह है जहां पे MSME पहुंच रहा है अपना इनवॉइस लेकर के, और जो आपको फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज पहुंच रहे हैं लोन लेकर के। लोन नहीं, लोन भी नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल अ लोन, दिस इज की इनवॉइस के बदले पैसे दे देंगे वो डायरेक्टली। ठीक है, लोन तो लौटाना पड़ता है, इसमें कुछ लौटाना नहीं है। ठीक है, सो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो है वो पैसे देंगे एमएसएमई को उसके इनवॉइस के बदले में, फिर ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी जो है वो इनवॉइस लेकर के बिग कॉर्पोरेट के पास जाकर के उससे पैसे वापस ले लेगा। ठीक है, सो इफ एट ऑल अगर बिग कॉर्पोरेट ने बाद में पैसे देने से मना कर दिए तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी की होगी, तभी वो बीच का मार्जिन ले रहे हैं। ठीक है, उसी रिस्क का मार्जिन ले रहे हैं वो। ओके, सो उसके बाद अगर पैसा नहीं मिलते हैं तो वो जो बीच की फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी एसबीआई है वो एमएसएमई के पास नहीं जा सकती है कहने के लिए कि वो जो इनवॉइस था उसके ऊपर मुझे पैसे नहीं मिले हैं। ओके, इस तरीके से होता है। सो इज इट बैक्ड बाय एनी कोलेट्रल? नॉट एट ऑल। ओके, ठीक है, इनवॉइस खुद ही अपने आप में ये है, सो नॉट एट ऑल। M1 exchange facilitate discounting of invoices and bill of exchange, बिल्कुल ठीक बात है। M1 exchange functions as a credit rating agency for MSME। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाली बात जो है आपको यहाँ पे नहीं है, कुछ है वो गलत बात है। ओके, सो टू ओनली जो मैंने आपको समझाया है वो यहाँ पे है। ओके, चलिए, क्राउडिंग आउट इफेक्ट बहुत ही सिंपल, यूपीएससी का पीवाईक्यू की गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट का लेट्स सपोज कि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट मार्केट से बोरो करती है, मार्केट से बोरो करेगी तो गवर्नमेंट ढेर सारा पैसा मार्केट से उठा लेगी। मार्केट में पैसे लिमिटेड है, ठीक है, मार्केट में पैसे लिमिटेड है बैंक्स के पास या फिर हमारे आपके पास पैसे लिमिटेड है, सो हमने अपने सारे पैसे गवर्नमेंट को दे दिए। अब अगर कोई प्राइवेट एंटिटी को फिर लोन चाहिए, रिलायंस को लोन चाहिए, तो पैसे बैंक के पास बचे नहीं है, तो जो लिमिटेड पैसे बचे हुए हैं तो वो जब रिलायंस को या किसी भी को भी मिलेगा तो वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, यूपीएससी ने पहले भी पूछ रखा है। Where government borrowing leads to higher interest rate which reduces private investment. B answer is the correct answer. ठीक है, चलिए सेम चीज, इंश्योरेंस इन द एविएशन सेक्टर, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एविएशन हल इंश्योरेंस कवर्स द फिजिकल एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग द बॉडी, इंजन एंड ऑनबोर्ड इक्विपमेंट। यस, कैसा है कि आप समझो कि एविएशन है ना, जो एरोप्लेन होता है, ठीक है, उसके लेट्स सपोज की मशीन में ही कुछ खराबी आ गई, ठीक है, या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो भी होता है, लेट्स सपोज कि उसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए थे, बहुत कुछ होता है, तो जो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसमें कुछ खराब हो गया, फिजिकल बॉडी में कुछ खराब हो गया, उसकी इंश्योरेंस होती है, उसको हम लोग एविएशन हल इंश्योरेंस कहते हैं एंड इट कवर्स दिस। बिल्कुल ठीक बात है। अंडर द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 ओवर 130 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एयरलाइंस आर स्ट्रिक्टली लायबल to pay compensation to the family and nominee of the every deceased passenger without requiring the family। yes, तो टीयर 1 वाले में जो है ये चीज़ अलाउड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको टीयर 1 वाले में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का चीज़ होता है। ओके, सो दिस इज द थिंग, मिटिगेटिंग ग्लोबल रिस्क। ओके, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप टू अ स्पेसिफाइड एसडीआर थ्रेशोल्ड एयरलाइन कैन नॉट कंटेस्ट लाइबिलिटी। ये नहीं कह सकते कि नहीं मतलब कुछ भी अगर हादसा हो जाता है तो उसमें एयरलाइन जो है पीछे नहीं हट सकती अप टू अ थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, तो नहीं हट सकती है, ये बेस्ड है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन पे, ये रहा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 99 के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ओके, कैन नॉट कंटेस्ट लाइबिलिटी, पैसेंजर्स आर कॉम्पनसेटेड विदाउट नीडिंग टू प्रूव द सिस्टम नेग्लिजेंस। ओके, हल इंश्योरेंस जिसकी हम लोगों ने बात की, गार्ड्स द फिजिकल एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर प्रोपल्सन यूनिट इंटीग्रेटेड मशीनरी। टीयर 2 कंडीशनल लाइबिलिटी होता है अबव द एसडीआर थ्रेशोल्ड, तो जो एक तो बेसिक थ्रेशोल्ड है जहां तक का पैसा देना ही पड़ेगा, तो लेट्स सपोज कि पहला थ्रेशोल्ड है 10 करोड़ का, 1 करोड़ का। ठीक है, तो 1 करोड़ तक अगर कुछ भी पैसेंजर को डैमेज होता है आपके इंश्योरेंस, आपकी चीज़ों के खराब होने के, एयरप्लेन के खराब होने तक, तो वो तो आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा। उसके ऊपर अगर आप क्लेम करते हो कि 10 करोड़ का, तो 1 करोड़ तो आपको बेसिक है वो दिया जाएगा, उसके ऊपर अगर आप 10 का क्लेम कर रहे हो तो बचा हुआ 9 करोड़ के ऊपर जो है वो जो है चीज़ें चल सकती है, आगे केसेस वेसेस जो भी होगा वो चलेगा। Above the SDR threshold, airlines have the right to contest and prove the absence of negligence। ठीक है, have the right to contest and prove the absence of the negligence। चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। क्राउड फंडिंग
ठीक है, क्राउड फंडिंग बहुत ही सिंपल बात है, एज अ सॉलिसिटेशन ऑफ फंड स्मॉल अमाउंट फ्रॉम द मल्टीपल इन्वेस्टर्स थ्रू अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म और सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ठीक है, SMEs आर एबल टू रेज फंड एट लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विदाउट गोइंग अंडर, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, सो बोथ आर करेक्ट। क्राउड फंडिंग बहुत ही सिंपल चीज, क्राउड से फंड किया जा रहा है। ओके, बैंक के पास नहीं जा रहा है कोई लेने के लिए, किसी एंजल इन्वेस्टर के पास जाकर के कोई कंपनी पैसे नहीं मांग रही है, या फिर किसी चैरिटी को पैसे चाहिए तो वो लोन नहीं ले रही मार्केट से, क्राउड से फंड कर रही है, मेरे और आपसे छोटे छोटे अमाउंट को फंड किया जा रहा है। अच्छा क्या होता है, इंटरमीडिएटरीज को आप इन्वॉल्व नहीं करते हो, डायरेक्टली कस्टमर जो है, डायरेक्टली कंज्यूमर जो है, डायरेक्टली मैं कोई भी पर्सन जो वो डायरेक्टली पैसे देता है, तो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता है, तो पैसे जो है थोड़े जो है आसानी से मिलते हैं, विदाउट लेस प्रोसीजर्स मिल जाता है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मल्होत्रा कमेटी सबको पता होता है, इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द IRDAI। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके रिकमेंडेशन पे बनी थी? मल्होत्रा कमेटी का रिकमेंडेशन पे बनी थी। क्वेश्चन पूछा गया कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, नो, इसके कारण फॉर्मेशन हुआ था। ओके, इसके कारण क्या होता, फॉर्मेशन हुआ था, ये रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे थे, इनके कारण तो IRDA का फॉर्मेशन ही हुआ था, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच इट वाज फॉर्म। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, LC गुप्ता कमेटी प्रिपेयरिंग अ रोड मैप फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इन इंडिया। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ओके, ये ठीक है। उर्जित पटेल की कमेटी प्रिपेयरिंग अ रोड मैप फॉर रिफॉर्मिंग बैंक लीडिंग टू हाउसिंग सेक्टर्स, बैंक लेंडिंग टू हाउसिंग सेक्टर, नो। उर्जित पटेल कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के को लेकर के थी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर थी, हाउसिंग सेक्टर के लोन वोन को लेकर के नहीं थी ये चीज। ओके, मिलगाम कमेटी लाइक हम लोग सब जानते हैं। ओके, सो वन वाज करेक्ट। RN मल्होत्रा कमेटी की अगर हम लोग बात करें, जो हम लोग कह रहे थे कि इंश्योरेंस वाली चीज को, ओके क्लियर इट। ओके, सो RN मल्होत्रा कमेटी कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, organization under which it was formed. Okay, no, it was not formed under that organization, ये तो गलत हो जाएगा ना। Why? Because IRDAI फॉर्म ही इनके कारण हुआ है, तो रिवर्स गलत है। ये कह रहा है कि IRDAI के अंडर में, ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच इट वाज फॉर्म, दिस कमिटी वाज फॉर्म अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन, नो, दिस इज जस्ट अपोजिट, इनके कारण ये बना है। ओके, और इसके अंडर में ये बना ही नहीं है, जब तक ये बॉडी बनी भी नहीं है उसके अंडर में कोई कमेटी कैसे बन सकती है? इस कमेटी ने ही इसका फॉर्मेशन किया, therefore वन वाज इनकरेक्ट। ओके, थर्ड इज इनकरेक्ट। अगर आप 1/3 को इनकरेक्ट कर देते हो, ठीक है, 1/3 को आप इनकरेक्ट कर देते हो। ओके, एंड आपको फिर जो है 2 सही था। एंड मिलगाम कमेटी क्या थी? माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए थी, तो 2/4 इज द आंसर। आपको 2/4 इज द आंसर, ये चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए NBFCs के बारे में। NBFCs कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, बिल्कुल बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट। ऑल द NBFCs ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द RBI, नो, डिपॉजिट टेकिंग जो NBFCs होती है वही बस रजिस्टर होती है। ओके, so all the NBFCs not at all. NBFCs form part of the payment and settlement system and can issue check, no. DICGC, okay, so the second is incorrect and then आपको 1 is correct and बच क्या गया, 4th बचा। DICGC is not available, तो yes, ये तो बिल्कुल मतलब ठीक है। UPSC का PYQ है ये, लाइक UPSC के PYQ से डायरेक्ट है ये भी। क्राउडिंग आउट भी UPSC PYQ था। ठीक है, चलिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं। MPI's कैलकुलेटर एल्कायर फॉस्टर मेथोडोलॉजी, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, एक फैक्चुअल स्टेटमेंट, अगर आपको पता था तो पता था, अदरवाइज जो है कोई बात नहीं। MPI कैलकुलेटेड बाय नीति आयोग हैज अ टोटल ऑफ 12 इंडिकेटर्स, यस इट हैज अ 12 नीति वाले में, बट जो एक्चुअल में UNDP कैलकुलेट करती है उसमें 10 ही इंडिकेटर है। ठीक है, बट जो नीति वाला कैलकुलेशन है उसमें UNDP वाला 10, ठीक है, प्लस 2 जो है और है, 2 और है, तो टोटल 12 है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट आर द कॉमन इंडिकेटर्स इन द MPI ऑफ नीति आयोग। MPI, यस ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। सो आपको 1 2 3 आर करेक्ट। ठीक है, ये रहा आपका वो चीज। ठीक है, सो आप देखोगे तो बैंक अकाउंट एक एक्स्ट्रा चीज है और आपको मैटरनल हेल्थ एक एक्स्ट्रा दिखेगा। ओके, चलिए अगर एक और बात किया जाए तो जैसे कि UNDP में चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात होती है, यहाँ पे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी भी है। ठीक है, और एक कंपोनेंट की बात करें तो मैटरनल मोर्टेलिटी का एक कंप्लीट एक कंपोनेंट ही नया एडेड है, बैंक अकाउंट एक कंप्लीटली नया कंपोनेंट ही एडेड है। ठीक है, आपको तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है? रिस्पेक्ट टू दी रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आर करेक्ट। ठीक है, 22 से 26 के फाइनेंशियल ईयर में लाया गया था, बिल्कुल ठीक है। ये चीज, ये एक्चुअली में जो आपको ये था ना, 15th फाइनेंस कमीशन था ना, 15th फाइनेंस कमीशन की जो टाइमलाइन थी उसी के साथ इसको अटैच किया गया था, 21 से 26 15th फाइनेंशियल ईयर और ये।
ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन के साथ का जो टाइमलाइन है उसी के साथ इसको अटैच किया गया था। की ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवैम्प्ड RGSA इज टू डेवलप द गवर्नेंस कैपेबिलिटीज ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू डिलीवर ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बिल्कुल ठीक बात है। शेयर ऑफ द सेंट्रल फंडिंग रिवैम्प्ड RGSA इज 100% फॉर ऑल स्टेट्स एंड नो। सेक्टर स्कीम नहीं, ये एक स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। 60-40 का चलेगा, और आपको पता है अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन है तो 90:10 का रेशियो चलेगा। देखो 3rd इज इनकरेक्ट, 1 and 2 इज करेक्ट। ओके, चलिए पॉलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। तुरंत में हम लोग पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 13 वाला क्वेश्चन था, एक्स इज अ पर्सन हु आर्ग्यूज दैट वो कहता है कि नहीं कस्टमरी लॉ को तो हम लोग नहीं ऐड करते हैं, बट वो गलत है। वाई? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 आप डायरेक्टली देखोगे तो लिखा हुआ है व्हाट लॉ कॉन्स्टिट्यूटेड ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन एंड कस्टम्स एंड यूजेस बी है। देयरफॉर ये कहाँ पे? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्लॉज सब क्लॉज ए में है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट दैट द व्यू ऑफ ओनली वाई इज करेक्ट। आंसर इज डी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्स जो है कह रहा था कि कस्टम्स एंड यूसेस को नहीं रखना होता है, नहीं है। ये क्वेश्चन था आर्टिकल 393। ओके, क्वेश्चन कुछ और था कि वो कह रहा था कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्ड नहीं यूज किया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। फिर वो बोल रहा था कि कहीं भी ये चीज नहीं है कि दैट कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है दैट वी एक्सप्लिसिटली रिपील द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये भी गलत है। ठीक है, देखेंगे हम लोग कहाँ कहाँ पे। और we have made 26 जनवरी 1950 as the date for the commencement of the constitution, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये तीनों क्वेश्चन में था, बट ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 394 स्पेसिफिकली लिखता है कि 26 जनवरी 1915 इज एज द कमेंसमेंट डेट। आर्टिकल 394 को देखोगे तो वो कहता है दैट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज रिपील्ड। ठीक है, ये बोला जाता है। एंड आर्टिकल 393 स्पेसिफिकली ऑफिशियल टाइटल बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाएगा। तो 393, 394, 395 तीनों में इन चीजों को लिखा गया है। देयरफॉर जो है वो गलत है, तीनों का तीनों स्टेटमेंट गलत है। ओके, ये देखो 394 से आपको 26 जनवरी 1950 के बारे में बोला गया। 393 कहता है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 395 कहता है कि दी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द एक्ट ऑफ 1935 आर रिपील्ड। ओके, तो तीनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। देयरफॉर आंसर इज डी। ओके, बी, सॉरी क्या है, देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट जहां पे लिखा हुआ था, ऑप्शन बी। ठीक है, सॉरी बी। ओके, पीडब्ल्यूडी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, स्टेटमेंट 1, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2018। नो, इट वाज पास्ड इन 2016। मैंने कल के ही क्लास में बोला था कि फैक्चुअल चीज़ों को यूपीएससी के लिए गलत करना बहुत आसान है। ठीक है, तो जब भी वो गलत बनाना चाहती है तो सबसे पहले फैक्ट्स को गलत बनाती है। सुगम्य भारत अभियान टारगेट्स एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस द ईयर्स। बिल्कुल, सुगम्य भारत अभियान हमेशा न्यूज़ में रहता है, आप सुनते रहते हो। नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज सेट अप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। व्हाई सो? कॉर्पोरेट का इसमें क्या लेना देना है? जस्ट बिकॉज इट इज अ कॉर्पोरेशन? नो, आपको पता होता है ये जो पीडब्ल्यूडी वाली चीज़ें या फिर वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ऑल, वो सारी जो चीज़ें हैं ना, एनी मार्जिनलाइज कम्युनिटी, वो जनरली आप देखते हो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में फॉल करता है। सो द मोमेंट आपने ये पढ़ा कि समथिंग हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इट शुड फॉल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखो 3rd इज इनकरेक्ट, 2nd इज करेक्ट, 1st इज इनकरेक्ट। देखो 2nd ओनली इज द करेक्ट आंसर। ओके, 2 ओनली। चलिए, ठीक है, ये चीज बता रहा था मैं। प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इज गवर्न बाय 6th शेड्यूल, नॉट द 5th शेड्यूल। इससे सिंपल क्या ही पूछा जाएगा। देखो 1st इज इनकरेक्ट। मेंबर ऑफ द एसटी इन स्पेसिफिक रीजंस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर, यस बिल्कुल ठीक बात है। ये होता है, बिल्कुल हटाया जाता है। इनफैक्ट आपने जनरल पार्लेंस में कुछ चीज़ें सुनी होगी कि जो है जनरल डिस्कशन में इन चीज़ों को। आर्टिकल 243 प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर पंचायत इन दी SC/ST वुमेन, बिल्कुल ठीक बात है। ओके, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज 6th शेड्यूल है, 5th नहीं है। स्टेटमेंट 2 जो है वो सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि एग्जम्पशन मिल रहा है। एंड 3 आर्टिकल 243D, यस बिल्कुल, ये तो आपको बहुत ही सिंपली पता होगा कि वुमेन रिजर्वेशन जो है पंचायत में, जो वुमेन वाला टोटल रिजर्वेशन है, इट शुड इंक्लूड द SC/ST का वुमेन ऑल्सो। ओके, आपने पढ़ रखा होगा वो चीज़। अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है? वो सारे क्वेश्चन डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन हैं। ओके, अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या है? वो जिनको जो है आपको इसमें रिटर्न आंसर चाहिए होता है। जस्ट अपोजिट कर दिया स्टेटमेंट को, इसका वाला ये, इसका वाला ये। स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है? ओरल आंसर चाहिए होता है। सिंस स्टार्ट में ओरल चाहिए आंसर, देयरफॉर ओरल में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फॉलो हो सकता है क्योंकि मुंह से जवाब दी गई है।
अनस्टार्ड क्वेश्चंस वो हैं जिसमें रिटन आंसर चाहिए, तो रिटन का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फिर से रिटन में आंसर चाहिए होगा, तो पार्लियामेंट में बैठे बैठे तो लिख नहीं रहे होंगे। ओके, सो वो चीज़ है। सो दोनों गलत है बिकॉज इंटरचेंज कर दिया गया है। स्टेटमेंट 3, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन एन अनस्टार्ड क्वेश्चन बिकॉज दिस रिप्लाई इज रिटन। बिल्कुल ठीक बात है। ओनली थर्ड इज द करेक्ट आंसर, मतलब सी इज द आंसर। ठीक है, सी इज द आंसर, देयर इज ओनली वन करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए, कमिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन कमिटी। डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में दे रखा है इस कमेटी के बारे में। चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द, चलिए ये अगर आपको नहीं भी पता था, क्योंकि लेट्स सपोज ये लक्ष्मीकांत में नहीं दे रखा, ये पहला स्टेटमेंट, हम लोग आगे देखते हैं। कमेटी कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर, ये लिखा हुआ है, इन विच 20 कम्स फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा। ठीक है, अगर डोमिनेंस लोकसभा का है ज़्यादा मेंबर्स का, तो अगर उसके चेयरपर्सन अपॉइंट होंगे तो लोकसभा वाले होंगे, तो वो स्पीकर करेंगे ना कि चेयरमैन करेंगे। देयरफॉर फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज 30 मेंबर्स तक तो सही है, बट 20 कम्स फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 कम्स फ्रॉम द राज्यसभा, ये है। मिनिस्टर इज एलिजिबल, कौन सी कमेटी है? जनरली आप सारी कमेटी जो पढ़ो, मिनिस्टर तो एलिजिबल ही नहीं है। मेंबर सेलेक्टेड फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years, ये भी गलत है, 1 year, ये गलत है। चारों के चारों स्टेटमेंट गलत हैं। ओके, चारों के चारों स्टेटमेंट गलत हैं। आंसर डी, देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जीरो एफआईआर 2023 से न्यूज में चल रहा है, जब से बीएनएस आया है तब से ये ज्यादा ही न्यूज में चल रहा था। ओके, जीरो एफआईआर क्या होता है कि अगर दिल्ली में कोई क्राइम होता है, ठीक है, और लेट्स सपोज कि कोई जो क्राइम है वो कहीं और किसी और लोकेशन पे हुआ है, बट उसका एफआईआर कहीं और किया जा सकता है, एंड देन उस एफआईआर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस जुरिस्डिक्शन में जहां पे वो क्राइम हुआ है। ओके, सो सेक्शन 173 ऑफ द बीएनएसएस, जीरो एफआईआर इज मैंडेटरी स्ट्रिक्टली फॉर द कॉग्निजाइबल ऑफेंस। स्टेटमेंट 1 में ना कॉग्निजाइबल प्लस नॉन कॉग्निजेबल दोनों के बारे में लिखा गया है, बट सेक्शन 123 स्ट्रिक्टली कहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, रिसीविंग पुलिस स्टेशन मस्ट इनिशिएट, मतलब क्राइम कहीं और जुरिस्डिक्शन में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, मैंने एफआईआर लिखवा दिया है मुंबई में, ठीक है, तो कह रहा है तो रिसीविंग पुलिस स्टेशन, मुंबई वाली पुलिस स्टेशन मस्ट इनिशिएट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। नहीं, इंक्वायरी वो करेगा जिनके जुरिस्डिक्शन में होगा, इनका काम है बस एफआईआर लिख लेना, इसको जीरो एफआईआर बोलेंगे, एंड देन उसको ट्रांसफर कर देना जो जिस जुरिस्डिक्शन में क्राइम हुआ है। इनकरेक्ट है। इट इज ऑब्लिगेटरी टू सेंड द इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली, नहीं, ये क्यों करेंगे हम लोग कि बस इलेक्ट्रॉनिकली अलाउ करेंगे, फिजिकल फॉर्म में भी बिल्कुल पोस्ट से भी भेजा जा सकता है, देयरफॉर इट इज आल्सो इनकरेक्ट, इट इज आल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट 1 भी है, ठीक है, कि जीरो जो है वो कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल दोनों लिख रखा है, बट ये कॉग्नाइजेबल के लिए ही बस लिखा जाता है, बट सिंस ऑप्शन में कहीं भी नन नहीं था तो 1 को माना जा रहा है फिलहाल, या फिर इस क्वेश्चन को यूपीएससी उठा लेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को यूपीएससी उठा भी सकती है। ओके, चलिए, यही सेम चीज जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ओके, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ फॉल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है, गलत है। एसएफआईओ कहाँ होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नो, कॉर्पोरेट अफेयर्स। एसएफआईओ के बारे में आपने सुना होगा, सीरियस जो इकोनॉमिक फ्रॉड का इंडिया में केस होता है ना, वो यही देख रहे होते हैं, एसएफआईओ देख रहे होते हैं। सीबीआई मिनिस्ट्री, ये तो ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है क्योंकि एसएफआईओ कहाँ? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में होता है। ये कहाँ पे होता है? सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये होता है आपको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। ठीक है, तो ये चीज होगा। सो 1 and 2 इज इनकरेक्ट, थर्ड इज ओनली करेक्ट। ठीक है, सो थर्ड इज ओनली 1 पेयर 3 इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, सो दिस इज इट। ओके, आई होप कि आपने ये सारा आंसर्स नोट कर लिया होगा, एंड लेट्स मीट, हम लोग जब इसके बहुत ही अच्छे से इसके सॉल्यूशंस को बनाएंगे, ओके, तब अच्छे से देखेंगे कि इसके एक एक चीज़ पे देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे। आई अंडरस्टैंड आज आपका पढ़ने का भी दिल नहीं होगा बिल्कुल, सो यस, लेट्स वाइंड अप द क्लास। थैंक यू क्लास।